ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? मुझे कंफर्म कीजिए एक बार, वेदर ऑडियो इज क्लियर और नॉट. प्लीज टेल मी गाइस, एवरीबॉडी. चलिए, शुरू करते हैं. ध्यान दीजिएगा. यस और नो? सो जितने लोग ज्वाइन किए हैं, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड आफ्टरनून एवरीवन. चलिए शुरू करते हैं. ध्यान देना. ओके, सो लास्ट लेक्चर में हम एलएलपी एक्ट के अंदर थे और एलएलपी एक्ट में हमने रजिस्ट्रेशन ऑफ द चार्ज चेंजेस इन द पार्टनर, ये बेसिकली एलएलपी के अंदर कंप्लीट कर लिया था. आज हम एलएलपी के अंदर जाने वाले हैं आगे. नियरली आज का लेक्चर 1 घंटे का रहेगा और हो सकता है आज अपना एलएलपी एक्ट खत्म हो जाए, पर अपने को भगाना नहीं है. आराम से जाएंगे, जितना होगा 1 आवर 15 मिनट्स में उतना कंप्लीट करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे. ठीक है, लेट्स गो. सो आई होप सो डेली बेसिस पे आपका रिवीजन चल रहा है, डेली बेसिस पे आप अच्छे से ध्यान दे रहे हो. ठीक है, तो बड़े अच्छे से बोर्ड के ऊपर ध्यान देते रहिएगा. ठीक है, आ जाइए फास्ट. रेडी, लेट्स गो. सो सबसे पहले आज हम देखने वाले हैं एक्सटेंट एंड लिमिटेशन ऑन द लायबिलिटी ऑफ द एलएलपी एंड द पार्टनर्स. कि एलएलपी की लायबिलिटी और पार्टनर्स की लायबिलिटी कैसी होती है, लिमिटेड अनलिमिटेड, ये आज हम देखने वाले हैं. तो हमने इसके पहले ऑलरेडी देखा हुआ था कि एलएलपी क्रिएट किया गया है. होल्ड. ओके, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन. आज हम देख रहे हैं एक्सटेंट एंड लिमिटेशन ऑन लायबिलिटी ऑफ एलएलपी एंड पार्टनर्स. तो इसके पहले हमने ऑलरेडी देखा था कि एलएलपी ये फर्म और कंपनी के बेस्ट एडवांटेजेस से क्रिएट किया गया है. जो कंपनी के एडवांटेजेस है वो उठाए गए हैं, जो पार्टनरशिप के एडवांटेजेस है वो उठाए गए हैं और आपका एलएलपी एक्ट क्रिएट किया गया है. अब उसमें सबसे एडवांटेजियस चीज जो है वो है लिमिटेड लायबिलिटी. ठीक है, मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो एलएलपी कि अगर मैं लायबिलिटी की बात करूं तो एलएलपी की लायबिलिटी एज सच लिमिटेड रहेगी. एलएलपी की लायबिलिटी हमेशा लिमिटेड रहेगी. ठीक है, सो इसके अंदर बोला है एवरी पार्टनर ऑफ एलएलपी फॉर द पर्पज ऑफ द बिजनेस द एजेंट ऑफ द एलएलपी. हर पार्टनर एलएलपी का एजेंट है बट नॉट द अदर पार्टनर्स. नॉट ऑफ अदर पार्टनर मतलब हर पार्टनर एलएलपी का एजेंट होगा पर दूसरे पार्टनर का नहीं. देखो, पार्टनरशिप फॉर्म और एलएलपी में यही डिफरेंस है. पार्टनरशिप फॉर्म में हर पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट है, बट एलएलपी में हर पार्टनर एलएलपी का एजेंट है. तो यहां पे आप एक नोट लिख कर रख सकते हो, इन पार्टनरशिप एवरी पार्टनर, इन पार्टनरशिप एवरी पार्टनर इज एजेंट ऑफ अनदर, एजेंट ऑफ अदर. ठीक है, अदर पार्टनर, यू कैन से एजेंट ऑफ अदर मतलब अदर पार्टनर. बट इन एलएलपी पार्टनर इज एजेंट ऑफ एलएलपी, इज एजेंट ऑफ एलएलपी. पार्टनर दूसरे का एजेंट नहीं होता, ये एलएलपी का एजेंट होता है. पार्टनरशिप में म्यूचुअल एजेंसी है तो हर पार्टनर दूसरे का एजेंट है, यहां हर पार्टनर ये एलएलपी का एजेंट है. सो एलएलपी इज नॉट बाउंड बाय एनीथिंग डन बाय द पार्टनर इन डीलिंग विद द पर्सन इफ द पार्टनर इन फैक्ट नो अथॉरिटी टू एक्ट फॉर एलएलपी. अगर किसी पार्टनर के पास एलएलपी का काम करने की अथॉरिटी नहीं है तो एलएलपी जिम्मेदार नहीं है. Person known that he has no authority or does not know or believe him to be a partner of LLP. या तो फिर आपको पता है आप जिसका डील कर रहे हो वो LLP का पार्टनर नहीं है. If the LLP is liable, if the partner of the LLP is liable to any person as a result of wrongful act or omission on the part of the course of business of the LLP or with its authority. LLP is liable if partner or LLP is liable to any person as a part of wrongful act or omission. अगर किसी पार्टनर ने रॉन्गफुल एक्ट या ओमिशन किया है तो एलएलपी थर्ड पार्टी को लायबल रहेगा, हालांकि एलएलपी वो पार्टनर से रिकवर कर सकता है. नीचे एन ऑब्लिगेशन ऑफ द एलएलपी वेदर अराइज इन अ कॉन्ट्रैक्ट अदरवाइज शैल बी सोनली ऑफ द ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टनर. जो एलएलपी का ऑब्लिगेशन अराइज हो रहा है वो पार्टनर का ऑब्लिगेशन माना जाएगा. द लायबिलिटीज ऑफ द एलएलपी शैल बी मेट आउट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द एलएलपी. जो एलएलपी की लायबिलिटी है वो एलएलपी के प्रॉपर्टी से ही बेचे मतलब निकाले जाएंगे. फिर आता है एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स. तो सिंपली बोला गया है पार्टनर्स पर्सनली लायबल नहीं होंगे. जैसे मैंने आपको बोला था लिमिटेड लायबिलिटी, तो यहां पे आप लिख के रख सकते हो पर्सनली लायबल नहीं होंगे मतलब लिमिटेड लायबिलिटी. यही तो खास बात है, लिमिटेड लायबिलिटी.
So section does not affect the personal liability of partners for his wrongful act or omission, but the partner shall be personally liable for wrongful act. अब देखो इसके लिए एक मैं छोटा सा चार्ट देता हूं. So यहां पे मैं लिखता हूं लाइबिलिटी, ये इससे आपको क्लैरिटी काफी अच्छा आएगा. यहां पे मैं लिखता हूं लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी को मैं यहां पे दो पार्ट में डिवाइड करता हूं. पहला पार्ट पार्टनर्स लाइबिलिटी, टू थर्ड पार्टी, पार्टनर्स लाइबिलिटी टू थर्ड पार्टी, और दूसरा एलएलपीज लाइबिलिटी टू थर्ड पार्टी, जो एलएलपी है उसकी लाइबिलिटी. सो मतलब पार्टनर्स की जो एलएलपी है उसकी लाइबिलिटी, एलएलपीज लाइबिलिटी टू थर्ड पार्टी. ठीक है, तो एक जगह पे मैं देख रहा हूं पार्टनर्स लाइबिलिटी टू थर्ड पार्टी, दूसरी जगह पे मैं लिख रहा हूं एलएलपीज लाइबिलिटी टू थर्ड पार्टी. बहुत अच्छे से ध्यान देना, बहुत अच्छा क्लैरिटी वाला चार्ट है. अब नॉर्मली अगर मैं बोलूं नॉर्मल एक्ट्स, तो मैं ये कह सकता हूं पार्टनर्स लाइबिलिटी टू थर्ड पार्टी फॉर द नॉर्मल एक्ट्स. तो पार्टनर आर नॉट पर्सनली लायबल, नॉट पर्सनली लायबल. इसको हम प्यार से लिमिटेड लाइबिलिटी भी बोलते हैं. मतलब खुद के घर का टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, सोने की थाली, चांदी का चम्मच, बीवी के गहने, बच्चे के डायपर, ये दाव पे नहीं लगेंगे. सो इसको हम लिमिटेड लाइबिलिटी कहते हैं. दिस इज लिमिटेड लाइबिलिटी कंसेप्ट नॉर्मल एक्ट्स के लिए. एलएलपी का थर्ड पार्टी की तरफ लाइबिलिटी क्या है? एलएलपी का थर्ड पार्टी की तरफ नॉर्मल एक्ट्स में क्या लाइबिलिटी है? तो एलएलपी लाइबल अप टू वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम एलएलपीज एसेट. एलएलपी के एसेट में से अप टू द वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो लायबल होगा. सिंपल एज दैट. कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना है. ये तो हमें पता है कि एलएलपी खुद के एसेट में से कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करेगा जो भी थर्ड पार्टी के साथ में है. अगर कभी रॉन्गफुल एक्ट किया तो, इफ देयर इज अ रॉन्गफुल और इलीगल एक्ट, अगर इनका कोई रॉन्गफुल या इलीगल एक्ट है तो क्या करेंगे ऐसे सिचुएशन में? तो ऐसे सिचुएशन में अगर हम बात करें कि अगर रॉन्गफुल एक्ट है या इलीगल एक्ट है, तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे? तो बड़े अच्छे तरीके से बोर्ड के ऊपर ध्यान देना. इन केस ऑफ रॉन्गफुल एक्ट और इन केस ऑफ इलीगल एक्ट, पार्टनर आर पर्सनली लायबल. अगर रॉन्गफुली पर्सनली लायबल, रॉन्गफुली इलीगल एक्ट किया है तो पार्टनर आर पर्सनली लायबल फॉर सच एक्ट. मतलब खुद के पर्सनल एसेट भी दांव पे लग जाएंगे, जिसको हम अनलिमिटेड लाइबिलिटी कहते हैं. मतलब खुद के घर का ऐसे एक्ट के लिए, सिर्फ उसी एक्ट के लिए, स्पेसिफिक उस एक्ट के लिए अनलिमिटेड लाइबिलिटी, सिर्फ उसी एक्ट के लिए पार्टनर भाई साहब पर्सनली लायबल हो जाएगा. मेरे भाई पर्सनली लायबल हो जाएगा. मतलब उसके घर का टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, सोने की थाली, चांदी का चम्मच, बीवी के गहने, बच्चे के डायपर सब दांव पे लग जाएंगे. एंड व्हाट अबाउट एलएलपी? अगर एलएलपी ने रॉन्गफुल एक्ट किया है या एलएलपी से रॉन्गफुल एक्ट हुआ है तो इस सिचुएशन में क्या होगा? तो एक बार आपने याद रखना, एलएलपी रॉन्गफुल एक्ट कर ही नहीं सकता. एलएलपी इज आर्टिफिशियल पर्सन ना. एलएलपी अगर आर्टिफिशियल पर्सन है तो एलएलपी अगर आर्टिफिशियल पर्सन है तो रॉन्गफुल एक्ट कैसे कर सकता है? हमने लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ देखा हुआ है. तो एलएलपी आर्टिफिशियल पर्सन है, उसके पीछे वर्क कौन कर रहा है? पार्टनर इज एक्टिंग. और अगर पार्टनर एक्ट कर रहा है तो ऐसे सिचुएशन में लाइबिलिटी यही वाली होनी चाहिए. एलएलपी कैसे रॉन्गफुल एक्ट करेगा? तो हमने लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ देखा है कि कम, अगर पर्दा उठा के देखो तो जो बंदे ने गलत काम किया उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी. तो ये आपका एलएलपी के लाइबिलिटी के लिए एक छोटा सा चार्ट बनाया है. कृपया इसको लिख लीजिए. गो फॉर इट फास्ट. समझ में आया क्या? मुझे जरूर बोलिएगा कमेंट करके प्लीज.
डन एवरीबॉडी, हो गया पक्का? चलो डन एवरीबॉडी, बहुत बढ़िया, शानदार। तो लाइबिलिटी के लिए हो गया। फिर होल्डिंग आउट मतलब पार्टनरशिप बाय एस्टोपल जिसको कह सकते हैं। कोई भी पर्सन स्पोकन या रिटन वर्ड से कंडक्ट करता है, रिप्रेजेंट हिमसेल्फ नोइंगली परमिट्स एज अ पार्टनर ऑफ एलएलपी, लायबल टू एनी पर्सन हु हैज बीन अ फेथ ऑफ सच रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, गिव क्रेडिट टू द एलएलपी। However, where any such credit received by LLP as a result of such a representation, the LLP shall, without prejudice to liability of a person so representing, be liable to the extent of credit received. Whether after the partner's death business is continued, the same LLP name, the continued use of the name of the deceased partner's name as a part of shall not be itself make a legal representative of his established. मतलब किसी भी पर्सन ने जानबूझ के खुद को LLP का रिप्रेजेंटेटिव बताया तो हम सिर्फ प्रॉफिट पर्पस के लिए उसको एनफोर्स कर सकते हैं, ठीक है। उससे अगर कोई कॉस्ट वगैरह आ रहा है, लाइबिलिटी आ रहा है, तो हम उसको एनफोर्स नहीं करेंगे, सिर्फ प्रॉफिट के लिए हम उसको एनफोर्स करेंगे। तो यहां लिखना एलएलपी कैन एक्सेप्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ थर्ड पर्सन रिप्रेजेंटेटिव फॉर LLP and accept contracts of third person representative for profit only, for profit only, full stop। लिख लिया सबने, ये चीज को याद रखना, ये सबने बड़े अच्छे से याद रखना। अब देखो मैंने इस केस में जो इलीगल एक्टिविटी और इंप्रॉपर एक्टिविटी का देखो ये दिया है, इंप्रॉपर एक्टिविटी, इलीगल एक्टिविटी या फ्रॉड, और उस केस में बोला है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। वही चीज के लिए उन्होंने नीचे पैराग्राफ दिया है, फटाफट मार्क कर लो, सेम चीज है। इन द इवेंट एक्ट कैरिड ऑन बाय फ्रॉडुलेंट पर्पस के लिए आपने एक्ट किया है, तो ऐसे सिचुएशन में आपकी लाइबिलिटी क्या हो जाएगी? डिफ्रॉड द क्रेडिटर्स के लिए है तो अनलिमिटेड हो जाएगी आपकी लाइबिलिटी, ठीक है, वही चीज बोली है। हाँ, अगर आपने ये प्रूव कर दिया कि आपके नॉलेज वगैरह के बिना हुआ है तो आप स्पेसिफिक एक्सटेंड के लिए लायबल हो जाएंगे, जैसे डैमेजेस वगैरह। फ्रॉड किया है तो आपको पेनल्टी लग सकती है भाई साहब 5 साल तक की जेल और 50,000 से लेकर 5 लाख तक का फाइन एलएलपी के केस में। फाइन और पेनल्टी को याद रखना, ये आई गेस पहला या दूसरा ही पेनल्टी या फाइन है एलएलपी एक्ट में, ठीक है। और जो डेजिग्नेटेड पार्टनर वगैरह है उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग किया जाएगा और उनको कंपेंसेशन पे करना पड़ेगा फॉर फ्रॉड वगैरह के लिए, ठीक है, और डेजिग्नेटेड पार्टनर उसके लिए लायबल रहेंगे। फिर आता है नेक्स्ट वाला विसल ब्लोइंग। विसल ब्लोइंग का मतलब क्या होता है पहले मैं समझा दूं। विसल ब्लोइंग का मतलब सीटी बजाना नहीं होता नालायक। विसल ब्लोइंग का मतलब होता है कि अट्रैक्ट द अटेंशन, अट्रैक्ट अटेंशन फॉर रॉन्गफुल एक्ट, फॉर रॉन्गफुल एक्ट। कोई भी अगर रॉन्गफुल एक्ट हो रहा है आपके आवाजों में तो उसके लिए आप अटेंशन सीख कीजिए, ठीक है। कोर्ट और ट्रिब्यूनल में रिड्यूस और वेव एनी पेनल्टी लेविएबल अगेंस्ट द पार्टनर एम्प्लॉय एलएलपी इफ satisfied such a partner employee LLP has provided useful information when the information given by partner or the employee being convicted under the act। मतलब कोई भी पार्टनर वगैरह या एम्प्लॉय एलएलपी का मस्त इंफॉर्मेशन दे रहा है, फ्रॉड वॉड की, गलत सलत चीजों की अच्छी इंफॉर्मेशन दे रहा है, पूरा कोऑपरेट कर रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में उसकी पेनल्टी वेव ऑफ की जा सकती है। इसको नॉर्मली मराठी में कहते हैं माफी का साक्षीदार। सो दोज हु कोऑपरेट, ये हमने हमेशा देखा है ना सिस्टम में, दोज हु कोऑपरेट विल गेट रिड्यूस्ड पेनल्टी। जो कोऑपरेट कर रहे हैं उनको रिड्यूस्ड अमाउंट ऑफ पेनल्टी लगेगा, ये यहां पे बोला गया है। फिर उसके बाद में आता है फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स। अब इसके अंदर सिंपली क्या बोला गया है कि एलएलपी ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह मेंटेन करने चाहिए ईच ईयर में, एक्रूअल बेसिस पे, कैश बेसिस पे, एक्रूअल बेसिस पे, और डबल एंट्री सिस्टम में आपने मेंटेन करने चाहिए। साथ में बोला है 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी चाहिए और उसको सच स्टेटमेंट को साइन करना चाहिए डेजिग्नेटेड पार्टनर एलएलपी में। मतलब फाइनेंशियल ईयर जब से खत्म हुआ वहां से 6 महीने में आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेडी होनी चाहिए साइन करके। एवरी एलएलपी ने उसको फाइल करना चाहिए किसके साथ? तो रजिस्ट्रार के साथ फाइल करना चाहिए। सच अ फॉर्म एंड मैनर एंड सच अ फीस जो बोला गया है, इनका ऑडिट करवाना चाहिए और साथ में
सीजी अगर कुछ एलएलपी इसको एग्जामिशन दे रहा है तो ऑडिट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इन प्रोविजन को नहीं फॉलो करते तो 100 पर डे आपको पेनल्टी लगेगा, मैक्सिमम अप टू 1 लाख एंड 50,000 फॉर एवरी सिंगल डेजिग्नेटेड पार्टनर। ये यहां पे पेनल्टी बोला गया है। एंड अगर एलएलपी सबसेक्शन 1 के प्रोविजन से कंप्लायंस नहीं करता, ठीक है, ये सबसेक्शन 3 का पेनल्टी था, मतलब इस वाला कि एलएलपी ने फाइलिंग नहीं किया तो फाइलिंग, ये पेनल्टी जो है साइड में लिख के रखिए, पेनल्टी फॉर नॉन फाइलिंग, ये तो कंफ्यूजन होगा, पेनल्टी फॉर नॉन फाइलिंग, ठीक है। और ये वाला जो पेनल्टी है, दिस पेनल्टी इज फॉर सबसेक्शन नंबर 1, मतलब नॉन मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, नॉन मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? ये आपने मार्क करके रखना है। उस सिचुएशन में आपको कितना पेनल्टी है भाई साहब, तो 25,000 से लेके 5 लाख एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर को भाई साहब 10,000 से लेके 1 लाख, ये दोनों पेनल्टी यहां पे लगेंगी। फिर बोला गया है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, आपने अकाउंटिंग ऑडिटिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से करना चाहिए। अभी तक के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके सिलेबस में नहीं है, पर सीए इंटर में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके सिलेबस में आएंगे कि किस प्रकार अकाउंटिंग करना चाहिए, ये सीए इंटर में आएगा। और आपने एनुअल रिटर्न फाइल करना चाहिए 60 डेज फ्रॉम इट्स फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। रजिस्ट्रार को नहीं किया तो 100 पर डे 1 लाख से लेकर 1 लाख तक के एलएलपी को और 50,000 डेजिग्नेटेड पार्टनर को। सेम पेनल्टी जो ऊपर हमने देखी हुई थी फाइलिंग के लिए, फाइलिंग की पेनल्टी सेम है। फिर कन्वर्जन इनटू एलएलपी का यहां पे नया कंटेंट शुरू होता है। व्हाट डू मीन बाय कन्वर्जन इनटू एलएलपी? फर्म का कन्वर्जन एलएलपी में किस प्रकार होगा, तो मैं आपको रादर ये बोलना चाहूंगा कि किस प्रकार होता है। तो फर्म में कन्वर्ट इनटू एलएलपी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर एंड द सेकंड शेड्यूल, बस इतना ही बोला है। मतलब सेकंड शेड्यूल के हिसाब से कन्वर्जन होगा, उससे अलग कुछ नहीं बोला है। मतलब कितना फालतू प्रोविजन है, नहीं भी पढ़ा तो जीवन में कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे बोला गया है कि भैया प्राइवेट कंपनी का कन्वर्जन करना है तो बोले थर्ड शेड्यूल, प्राइवेट कंपनी का करना है तो बोले थर्ड शेड्यूल। मतलब हद है जीवन में, तो दिया ही क्यों प्रोविजन हद में, निकाल देते थे जीवन में। नहीं बोले सेकंड शेड्यूल के हिसाब से फर्म एलएलपी में बनेगा और प्राइवेट कंपनी थर्ड शेड्यूल के हिसाब से। मतलब हम पागल है जीवन में, हम इसको पढ़ाया भी कैसी जीवन है। आगे देखो समझो जीवन में क्या बोला है। कन्वर्जन ऑफ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी इनटू एलएलपी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी एलएलपी में कैसे कन्वर्ट होगा, एटलीस्ट चलो ये तो भी दिया है, फटाफट मार्क कर लीजिए। Registrar satisfying that firm, private company or enlisted company, as the case may be, has complied with the provision of the various schedules, etc. The registrar issue a certificate of registration in such a form determining stating that the LLP from, मतलब देखो बोले पूरे प्रोविजन अच्छे से कंप्लाई कर लिए। क्या वर्डिंग क्या है, कन्वर्जन ऑफ अनलिस्टेड कंपनी इनटू एलएलपी है, और नीचे बोला है पूरे प्रोविजन कंप्लाई कर लिए। तो आरओसी सीधा कन्वर्जन के बाद सर्टिफिकेट ही दे देगा। अरे कन्वर्जन का प्रोसेस किधर है, किधर है प्रोसेस? दोगलापन है। कन्वर्जन का प्रोसेस बोल के प्रोसेस नहीं बोल रहे, सीधा सर्टिफिकेट इशू कर रहे, वही बोले हैं। बात को समझो ना, सर्टिफिकेट इशू का कैसी बात तक कर रहा है जीवन में है? एलएलपी देख क्या बोला, बोले कन्वर्जन का प्रोसेस पूरा कंप्लीट। प्रोसेस किधर है, बोले प्रोसेस शेड्यूल 2 में है और शेड्यूल 3 में। अब जीवन में इसके लिए जिंदा है हम, क्या हम ये पढ़े शेड्यूल 2 शेड्यूल 3 में प्रोसेस, शेड्यूल 2 शेड्यूल 3 किधर है? इसको ऐसी चीजों को भी पढ़ाना पड़ता है। तो एलएलपी विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्म कंसर्न रजिस्ट्रार कि भाई साहब हमारा कन्वर्जन हो चुका है, कृपया हमें सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे। वाह 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 वाह, प्रोसेस नहीं दिया, सब प्रोसेस की बात की बातें बोली जा रही है। पागल है हम जीवन में पढ़ रहे। अपॉन सच कन्वर्जन, बोले जब तुम्हारा कन्वर्जन हो जाएगा तो ऐसे सिचुएशन में शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी एज द केस में भी, ठीक है, कन्वर्ट जो हुआ है शैल बी बाउंड बाय द प्रोविजन ऑफ द शेड्यूल्स ऑफ द एक्ट। बोले जब कन्वर्जन हो जाएगा तो सभी जो शेयर होल्डर्स थे कंपनी के, वो एलएलपी के पार्टनर बनेंगे और उनको एलएलपी एक्ट लग जाएगा। वाह वाह वाह, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। क्या हरकत है ये जीवन में। बोले कन्वर्जन के बाद जो मेंबर थे वो पार्टनर बनेंगे और उनका एलएलपी का प्रोविजन लग जाएगा। ये बोलने की जरूरत है, हमको मालूम है जीवन में ऑलरेडी। तुम प्रोसेस बताओ क्या है। नहीं वो नहीं बताएंगे हम, शेड्यूल 3 का नाम देकर तुमको उल्लू बनाएंगे, तुम्हारा काटेंगे। बहुत बढ़िया। इफेक्ट ऑफ अपॉन सच कन्वर्जन फ्रॉम द डेट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन शैल बी स्पेसिफाइड इन द वेरियस शेड्यूल। वाह वाह, मतलब कोई मुंह में अल्फाज नहीं है, मतलब हद है। Effect of registration. Notwithstanding anything contained under law for the timing in force, from the date of the registration specified certificate of registration, there shall be LLP by the name of specific certificate of registration.
all tangible, intangible property vested in the firm, company as the case may be, all the asset, interest, rights, privileges, liabilities, जो भी चीजें हैं, जो भी उस कंपनी के पास थी, सिंपली बोला गया है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिलेगा, और जो भी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी, राइट, एसेट, इंटरेस्ट वगैरह जो ओल्ड कंपनी के पास थे, वो सब के सब एज द केस में भी शॉल बी ट्रांसफर्ड टू द एलएलपी, ये सब के सब नए कंपनी में, नए एलएलपी में ट्रांसफर हो जाएंगे. फिर आएगा फॉरेन एलएलपी, फॉरेन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप. द सेंट्रल गवर्नमेंट में मेक रूल्स फॉर द प्रोविजंस रिलेटिंग टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ प्लेस ऑफ बिजनेस फॉर फॉरेन एलएलपी. ठीक है, फॉरेन एलएलपी जो है वो इंडिया में बिजनेस अगर करना चाहती है तो इंडिया में बिजनेस कर सकती है. ऐसे सिचुएशन में इस फॉरेन एलएलपी को फॉरेन कंपनी कहा जाता है बच्चों, फॉरेन कंपनी कहा जाता है. फॉरेन एलएलपी को इंडिया में फॉरेन कंपनी कहा जाता है एज पर 2 सबसेक्शन नंबर 42, लिख के रखना. फिर बोला है वाइंडिंग अप डिसोल्यूशन, से वाउंड अप और डिसॉल्व, जिस हिसाब से बोला है ट्रिब्यूनल बोले कर देगा. सर्कमस्टेंसेस इन विच एलएलपी में वाउंड अप, कौन से ऐसी जगह है, सिचुएशन है जिसमें एलएलपी का वाइंडिंग अप हो सकता है. बड़े अच्छे तरीके से बोर्ड के ऊपर ध्यान दीजिएगा, कौन से ऐसे केसेस में एलएलपी का वाइंडिंग अप हो सकता है. पहला, एलएलपी डिसाइड्स दैट एलएलपी बी वाउंड अप बाय द ट्रिब्यूनल. एलएलपी बोलता है ट्रिब्यूनल को कि आ मुझे मार, ठीक है, और ट्रिब्यूनल बंद कर देता है. उसके बाद में फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 6 months नंबर ऑफ पार्टनर्स ऑफ एलएलपी इज रिड्यूस बिलो 2. मैंने आपको बोला था ना एक केस में कि नंबर ऑफ पार्टनर 6 महीने के लिए कम हो जाते हैं 2 से, तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो जाती है. इस केस में हमने देखा था बचे हुए पार्टनर, सिंगल पार्टनर की अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो जाएगी. अनलिमिटेड लाइबिलिटी मैंने आपको टाइमलाइन भी दिया था, हाँ है ना, कि पार्टनर अगर 2 से कम हो गए 6 महीने के लिए तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी, वही केस है. एलएलपी इज अनेबल टू पे इट्स डेट्स, एलएलपी खुद के डेट्स पे नहीं कर पा रही है. एलएलपी एक्ट कर रही है अगेंस्ट सोवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, इंडिया के खिलाफ, इंडिया की एकात्मता, इंटीग्रिटी, आजादी के खिलाफ अगर कोई वर्क कर रहा है तो एलएलपी बंद कर दिया जाएगा. डिफॉल्ट इन फाइलिंग स्टेटमेंट विद द आरओसी एंड ट्रिब्यूनल इज ऑफ द ओपिनियन इज जस्ट इक्विटेबल कि एलएलपी को वाइंड अप करना चाहिए तो एलएलपी को वाइंड अप कर देगा. ये कुछ 6 चीजें दी है जिसमें एलएलपी वाइंड अप हो सकता है. इसको स्टार मार्क करना, एग्जाम में आपको 2-3 बार जीवन में पूछा जा सकता है ये. ठीक है, ये होने के बाद मिसलेनियस बिजनेस ट्रांजैक्शंस ऑफ द पार्टनर विद द एलएलपी. अ पार्टनर में लेंड मनी or transact a business with the LLP and has same rights or obligation respect of loan of transaction. मतलब पार्टनर LLP को मनी लेंड भी कर सकता है और ट्रांजैक्शन भी LLP के साथ कर सकता है और वो उस वक्त क्रेडिटर माना जाएगा. सो यहां पे लिख कर रखो पार्टनर विल बी ट्रीटेड एज क्रेडिटर, पार्टनर विल बी ट्रीटेड एज क्रेडिटर. ठीक है, अगर लोन वोन दे रहा है तो क्रेडिटर माना जाएगा. एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट, ठीक है, कंपनीज एक्ट के प्रोविजन यहां पे लगेंगे क्या. अब मैं फ्रैंकली यहां पे बोलना चाहूंगा कि ये चार्ट को कट कर दो, क्योंकि कंपनीज एक्ट के तुम कोई भी प्रोविजंस वगैरह का आपको यहां पे रेफरेंस नहीं आएगा. कंपनीज एक्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो इसका कोई सेंस नहीं है. ठीक है, कट कर दीजिएगा. और फिर उसके बाद में बोला गया है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द स्पेशल कोर्ट्स एंड प्रोसीजर फॉर पावर ऑफ द स्पेशल कोर्ट. ये 2-3 चीजें हमको यहां पे देखना है. ठीक है, सो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट में देखो स्पेशल कोर्ट की जरूरत क्या है, एक बात थोड़ा सा याद रखना बड़े अच्छे से मैं क्या कह रहा हूं. ठीक है, नॉर्मली बच्चों कोई भी लॉ बनाया जाता है ना तो लॉ में अथॉरिटी को एस्टेब्लिश किया जाता है, क्योंकि लॉ को ड्राफ्ट करना इज अ 5% ओनली. लॉ का ड्राफ्ट करना ये सिर्फ 5% काम है. एक्चुअली वो अथॉरिटी लॉ को इंप्लीमेंट करती है. एक्चुअली अथॉरिटी लॉ को क्या करते हैं, इंप्लीमेंट. ये 95% वर्क है. तो हर लॉ में अथॉरिटी होना चाहिए. लॉ बिना अथॉरिटी, ये भैया धनुष है बिना बाण, ये है बंदूक है बिना गोली. तो बेसिकली लॉ ड्राफ्ट करना सिर्फ 5% है, इंप्लीमेंट करना 95% है, इसलिए अथॉरिटी चाहिए. तो एलएलपी एक्ट में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अथॉरिटीज. एक होती है एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी, एडमिन अथॉरिटी विच विल, और एडमिन अथॉरिटी का मतलब क्या है, हु विल कंट्रोल and implement the law, who will control and implement the law. The law मतलब LLP एक्ट. ऐसा अथॉरिटी जो लॉ को कंट्रोल और इंप्लीमेंट करेगा उसको एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी कहा जाएगा. जो लॉ को कंट्रोल और इंप्लीमेंट करेगा उसको हम एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी बोलेंगे. दूसरा होता है जुडिशियल अथॉरिटी. कौन सा अथॉरिटी बच्चों बोले एक बार, जुडिशियल. जुडिशियल अथॉरिटी मतलब विच विल सॉल्व the disputes of the law, disputes of law. लॉ के अंदर अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको सॉल्व करते हैं. जैसे एलएलपी एक्ट के अंदर आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, इज अ एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी.
ठीक है, इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अथॉरिटी। मतलब अगर मैं आपको बोलूं तो अपेक्स अथॉरिटी एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के नीचे आता है आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। ये एडमिन अथॉरिटी है। जुडिशियल अथॉरिटी की अगर हम बात करें तो एलएलपी एक्ट में आता है स्पेशल कोर्ट। मतलब अगर एलएलपी एक्ट में कोई डिस्प्यूट हो जाता है, दो लोगों के झगड़े हो जाते हैं, पार्टनर पार्टनर के बीच में झगड़े हो जाते हैं, एक को दूसरे के ऊपर केस करना है, वन वांट टू सू अनदर, एक को दूसरे के ऊपर सुनी केस करना है, तो ऐसे सिचुएशन में हम किसको एस्टेब्लिश करते हैं? स्पेशल कोर्ट। और अगर लॉ को इंप्लीमेंट करना है, लॉ के लिए डायरेक्शंस देने हैं, लॉ को इंप्लीमेंट करना है, तो इट इज ए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। और आरओसी इज रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को ही एलएलपी का ही काम दिया है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, इसको ही एलएलपी का काम दिया है। तो अभी तक हमने जो पढ़ा वो एडमिनिस्ट्रेशन वाला मैटर पढ़ा। कौन सा वाला मैटर पढ़ा? एडमिनिस्ट्रेशन। अब जो हम मैटर पढ़ने जा रहे हैं वो है जुडिशियल, मतलब हम स्पेशल कोर्ट वाला मैटर पढ़ने जा रहे हैं। तो ये आपको समझ में आया कि मुझे जरूर बताइएगा, और इस चार्ट को कृपया लिख लीजिएगा। समझ में आया क्या? मुझे कंफर्म कीजिएगा। गो फॉर इट फास्ट। डन एवरीबॉडी, ये चीज को बड़े अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है,
ये होने के बाद में नेक्स्ट वाला प्रोसीजर्स एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोड बोला है एंड प्रोसीजर्स एंड पावर फॉर द स्पेशल कोड बोला हुआ है, तो बड़े अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अगर एलएलपी में स्पीडी ट्रायल करना है, स्पीडी ट्रायल करना मतलब फटाफट फटाफट केसेस निपटाना है, स्पीडी ट्रायल मतलब फटाफट केस निपटाना, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में नोटिफिकेशन से स्पेशल कोर्ट को बनाया जाएगा। स्पेशल कोर्ट में एक सिंगल जज होगा, ठीक है, जो सेशन जज या एडिशनल सेशन जज होगा, ठीक है। और अगर ऑफेंस एक्ट विथ इम्प्रिजनमेंट ऑफ 3 years और मोर है एंड मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास होगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा कॉन्करेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। देखो क्या बोला है, सिंगल जज होल्डिंग सेशंस एडिशनल सेशन जज इन केस ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ 3 years और मोर। दूसरा, अ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, ठीक है। इसके लिए अब मैं छोटा सा एक चार्ट देना चाहूंगा, ठीक है। मतलब एलएलपी एक्ट में ऑफेंस किया, एलएलपी एक्ट में आपने कोई ऑफेंस किया, तो भाई साहब मैं इधर ही लिखना चाहूंगा, अगर एलएलपी एक्ट में कोई ऑफेंस किया आपने, मतलब कोई डिफॉल्ट किया, कोई गलती कर दी जिसका केस हो गया, तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड करो। एक जहां पे जेल मोर देन इक्वल टू 3 साल हो सकता है, दूसरा जहां पे जेल लेस देन 3 years है। जहां पे जेल 3 साल से ज्यादा हो सकता है, जहां पे जेल 3 साल से कम है। जहां पे जेल 3 साल से ज्यादा है वहां पे एक सिंगल जज होगा, ठीक है, जो सेशंस जज होगा। सेशंस जज मतलब सत्र न्यायालय, मतलब फास्ट ट्रैक में केस सॉल्व करने वाले। सेशन जज मतलब सत्र न्यायालय फास्ट ट्रैक में केस सॉल्व करेंगे, क्योंकि 3 साल से ज्यादा की जेल है ना, फटाफट होना चाहिए फास्ट ट्रैक केसेस। और जेल अगर 3 साल से कम है, ठीक है। देखो क्या बोला गया है, स्पेशल कोर्ट शैल कंसिस्ट ऑफ सिंगल जज होल्डिंग द ऑफिस, सेशन जज ऑफेंस इन द केस ऑफ द ऑफेंस पनिशेबल विद इंप्रिजनमेंट ऑफ 3 years और मोर। मतलब जिन ऑफेंसेस में 3 साल से ज्यादा की जेल हो सकती है वहां पे सेशन जज फास्ट ट्रैक केस में इन्वॉल्व होंगे, और जेल 3 साल से कम है तो यहां पे मजिस्ट्रेट वर्क करेंगे। मजिस्ट्रेट को नॉर्मली क्रिमिनल कोर्ट के केस जज कहा जाता है, क्रिमिनल केसेस के जज को मजिस्ट्रेट कहा जाता है जहां 3 साल से कम है। यह इस प्रकार स्पेशल कोर्ट आपका वर्क करेगा बच्चों, ठीक है। अब उसके नीचे ये लिखा गया है स्पेशल कोर्ट इज डेजिग्नेटेड एज स्पेशल कोर्ट इन टर्म्स ऑफ 435, और फिर उसके पावर्स वगैरह देके रखे हैं, ऑफेंस वगैरह पनिशेबल कैसे होगा और उनको कौन से पावर्स मिलेंगे। तो ये पैराग्राफ काट दो, इसका एक्सेस कोई सेंस नहीं है। इसमें बोला है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के पावर्स उनको मिलेंगे, बस इतना ही बोला है, बाकी कुछ नहीं है। नीचे प्रोसीजर एंड पावर ऑफ द स्पेशल कोर्ट क्या है, मैं चार्ट लिखने के लिए दूंगा, पहले मुझे पढ़ लेने दो, पूरा का पूरा चार्ट लिखने दूंगा, ठीक है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के जितने भी पावर है सेक्शन 71A के, वो स्पेशल कोर्ट को मिल जाएंगे, ये यहां पे बोला है। मतलब यहां पे भी देखो सिंपल सी चीज बोली है कि क्रिमिनल कोड के सभी पावर्स यहां मिलने चाहिए। अभी कोई सेक्शन हुआ क्या, कोई सेंस हुआ क्या? काम की चीज कहां है, मतलब पहले 2 पैराग्राफ पे सच कुछ ही काम के नहीं है तो इनको हटा दो आप। काम की चीज कहां है, नीचे बोला है नॉट स्टैंडिंग क्रिमिनल कोड द समरी वे ऑफ ऑफेंस अंडर द एक्ट विच इज पनिशेबल विथ इंप्रिजनमेंट फॉर नॉट एक्सीडिंग 3 years। आप समरी ट्रायल ले सकते हो उन ऑफेंसेस का जो 3 साल से कम है। मतलब मैजिस्ट्रेट यहां पे जो ट्रायल दे रहा है इनको समरी ट्रायल कहा जाएगा। समरी मतलब छोटे ट्रायल, समरी ट्रायल्स मतलब छोटे ट्रायल जिसको आप शॉर्ट में निपटाओ। देखो फास्ट ट्रैक का मतलब अलग है, शॉर्ट का मतलब अलग है। फास्ट ट्रैक का मतलब अलग है, मतलब यह है कि आप फास्ट ट्रैक लो बट बहुत अच्छे से लो, इन डिटेल लो, इन डिटेल ट्रायल लो। पर जहां पे समरी ट्रायल है इसका मतलब शॉर्ट में ट्रायल ले लो, शॉर्ट ट्रायल। अब इसका मतलब यह नहीं है कि ये फास्ट होने चाहिए, ये लॉन्ग भी हो सकते हैं, बट शॉर्ट में मतलब कम डिटेलिंग, लेस डिटेल्स के साथ में ट्रायल ले लो। शॉर्ट ट्रायल मतलब लेस डिटेल वाले ट्रायल, ठीक है, ज्यादा माथापच्ची नहीं होनी चाहिए ऐसे वाले, ठीक है। फिर उसके बाद में प्रोवाइडेड
commencement of this course appears a special code that the nature of the case, sentence imprisonment for a term exceeding 1 year is passed, undesirable to try summarily. Special court after hearing the parties record the effect and recall the witnesses. मतलब अगर ऐसा लगता है कि भाई साहब समरी ट्रायल से बात नहीं बन रही है, समरी ट्रायल इज नॉट सफिशिएंट, तो विटनेसेस को रिकॉल करके रेगुलर ट्रायल भी लिया जा सकता है. तो यहां पे लिख कर रखिए, इफ समरी ट्रायल इज नॉट summary trial is not active, summary trial cannot be conducted बोलो, can is not fair लिखो, summary trial is not fair, go for regular trial. मतलब शॉर्ट में निपटा के देखो, निपटा तो ठीक, नहीं तो रेगुलर ट्रायल. निपटा तो ठीक, नहीं तो रेगुलर ट्रायल. अब स्पेशल कोर्ट ने कोई भी डिसीजन दे दिया, समरी ट्रायल नॉट इनफ, नॉट फेयर, गो फॉर रेगुलर ट्रायल. नॉट फेयर चाहिए यहां पे, नॉट फेयर, गो फॉर रेगुलर ट्रायल. ठीक है. नीचे स्पेशल कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया उसके खिलाफ आपको तारीख पे तारीख चाहिए, आपको हायर कोर्ट में अपील करने जाना है. स्पेशल कोर्ट ने दिया ऑर्डर आपको पसंद नहीं आ रहा, आप हायर कोर्ट में जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो हाई कोर्ट को, आप अपील कर सकते हो जो आपके लिमिट वाला हाई कोर्ट है. फिर उसके बाद में बोला गया है कि इस एक्ट में अगर आपको, अब यहां तक के अपील वाला केस था, आगे अब यहां से डॉक्यूमेंट फाइलिंग वाले एक दो प्रोविजन शुरू होते हैं. बोले कोई भी डॉक्यूमेंट इस एक्ट के अंदर आपको फाइल करना है, इस एक्ट में एनी रिकॉर्ड, रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट जो आपको मेंटेन करना है, फाइल करना है इस एक्ट में, तो आईटी एक्ट के हिसाब से ट्रू एंड फेयर कॉपी आप यहां पे फाइल कर सकते हो, जो बिल्कुल चलेगा. और जो भी इंफॉर्मेशन आपको यहां पे देना है रजिस्ट्रार को, वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आप दे सकते हो विद द एविडेंस. फिर उसके बाद में रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑफिसर्स. अब बेसिकली देखा जाए तो ये आपको एप्लीकेबल नहीं है. फॉर डिस्चार्जिंग ऑफ द पावर सेंट्रल गवर्नमेंट खुद के पावर्स दे सकता है, जितने चाहिए उतने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज बना सकता है, जितने चाहिए उतने ऑफिसर्स लगा सकता है. तो इसके साइड में आप ऐसा लिख के रखो, सीजी कैन डेलीगेट अ पावर, सीजी कैन डेलीगेट अ पावर टू मेनी ऑफिसर्स एंड ऑफिसर्स. ऑफिसर्स एंड ऑफिसर्स, ऑफिसर मतलब लोगों को भी पावर्स दे सकता है, और ऑफिसर्स मतलब जितने पावर उसको देने हैं. बस इतना ही यहां बोला है. और एंड में बोला है पेमेंट ऑफ एडिशनल फीस. कभी अगर कोई डिले विले हो जाता है, कभी अगर ऐसा लगता है कि एडिशनल फीस की जरूरत है कोई डिले वगैरह के सिचुएशन में, तो यहां पे एडिशनल फीस चार्ज की जा सकती है. तो एंड के प्रोविजन तो एज गुड एज फालतू है कि एडिशनल फीस वगैरह कब लगेगा. ठीक है. तो ये नोट डाल दीजिए, पेमेंट ऑफ एडिशनल फीस अगर डिले विले होता है तो ऐसे सिचुएशन में लगेगा. सबसे नीचे दिया गया है कि भाई साहब एलएलपी और पार्टनरशिप फर्म में फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है, ये यहां पे बोला गया है. और ये हमने दोनों डिफरेंसेस ऑलरेडी कवर कर लिए हैं. यहां पे आपका पूरे तरीके से एलएलपी एक्ट होता है खत्म. ठीक है. पूरा एलएलपी एक्ट यहां पे आपका एंड होता है, गेम ओवर. इस प्रकार आपका पूरा सिलेबस यहां पे कंप्लीट होता है. ठीक है. एक लेक्चर हम एक्स्ट्रा ले लेंगे. अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई दिक्कत है, तो उन क्वेरीज को, दिक्कतों को सॉल्व करने के लिए एक्स्ट्रा लेक्चर लेंगे. पर वो लेक्चर नियरली हम 10-1 तारीख के आसपास लेंगे, सो दैट आपको 2-3 दिन पढ़ने के लिए मिल जाए. आप सब चीजों को समअप कर लीजिए, सब चीजों को जमा कर लीजिए, और आपको लगता है तो 2-3 दिन बाद हम 10 तारीख को एक लेक्चर लेंगे. फाउंडेशन लॉ का रिविजन होगा. लिख के रखिए, फाउंडेशन लॉ का रिवीजन 20 से 25 तारीख के बीच में होगा. वन डे रिवीजन फाउंडेशन लॉ का 20 से 25 तारीख के बीच में होगा, और सब लोगों को इस बारे में बोल दीजिए. ठीक है. जब हम रिवीजन लेंगे तो उसके 5 दिन पहले एक अनाउंसमेंट आएगा यूट्यूब चैनल के ऊपर, कौन से समय कौन से वक्त रिवीजन होगा इसका अनाउंसमेंट आएगा, और बाकायदा उसी अनाउंसमेंट के साथ में हम आगे बढ़ेंगे. ठीक है. एक 2-3 दिन बाद में जो लेक्चर लूंगा उसमें आपने किस प्रकार प्रिपेयर करना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और एग्जाम के वक्त कैसे बिहेव करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सब चीजें मैं उस लेक्चर में बोलूंगा. वो अपना लास्ट लेक्चर रहेगा, उसमें सभी आपकी क्वेरीज एंटरटेन की जाएगी, और एक प्लान दिया जाएगा कि यहां से लेकर 1 महीने तक आपने किस प्रकार पढ़ना है. ठीक है. रिवीजन 20 से 25 तारीख में होगा, और हम उसको उस वक्त कंक्लूड करेंगे. आज हम यही करते हैं. वो भी 10 तारीख को बताऊंगा मैं पेपर सॉल्विंग वगैरह कैसे करना है. सब चीजें आपकी 10 तारीख को एंटरटेन होंगी. 10 तारीख के आसपास हम एक लेक्चर लेंगे. ठीक है. सो आज के लिए हम इतना काफी करते हैं. दिस इज ऑल फॉर टुडे. आपके जितनी भी क्वेरीज है वो रेडी रखना, 10 तारीख के आसपास हम उसको एंटरटेन करेंगे. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. हैव अ नाइस डे. गुड डे. गॉड ब्लेस यू. टेक केयर. शब्बा खैर. दसवानिया. अलविदा बच्चों.